नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार की तरफ से शर्तें रखी गई, मंजूर नहीं। अब संयुक्त किसान मोर्चा आगामी रणनीति को लेकर आज फैसला लेगा। आज दोपहर एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक होने जा रही है और इसके पहले मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर करीब 2 घंटे तक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी पर चर्चा हुई। सरकार ने किसानों की 6 सूत्रीय मांगों का जवाब भेजा था और अब इस पूरे जवाब के बाद एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा आगामी रणनीति किस आधार पर तय करता है। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। और 17 दिसंबर से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी और बैठक में कांग्रेस विधानसभा के सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और शादी समारोह में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से आशीर्वाद लेते हुए वायरल हुई दुष्यंत चौटाला की तस्वीर पर बयानबाजी का दौर जारी है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आशीर्वाद लेने गए और जलने वाले जलते रह गए। दिग्विजय चौटाला का यह बयान इनेलो के उस प्रेस नोट के जवाब में आया जिसमें यह कहा गया था कि गद्दारी करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनेलो के प्रेस नोट कहां छपते हैं ये सभी को पता है। दिग्विजय ने कहा कि इनेलो के प्रेस नोट में उन्हीं लोगों की भाषा है जो डराया धमकाया करते थे। दरअसल दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर तंज कसा। दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि परिवार हमेशा एक रहा है, पारिवारिक रिश्ते हमेशा निभाए जाते हैं। एक शादी का समारोह था और हमारे दादा वहां पर थे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है कि हम उनके पैरों के हाथ लगाएं। उनका हमें आशीर्वाद मिला, दुष्यंत जी को मिला और हंसते हुए मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका इतना बवंडर बना देना, उसके इतने मायने निकालना और उसके बाद इतना खतरनाक प्रेस नोट जिसमें इतनी हार्ड और क्रूअल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, ये तो मुझे उन लोगों की भाषा लगती है जो डराया धमकाया करते थे। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में अब मुस्लिम समुदाय के लोग 2 पक्ष में हो गए हैं। दरअसल इमाम संगठन की तरफ से जहां जिला संयुक्त उपायुक्त के साथ बैठक कर विवादित जगह पर नमाज नहीं होने और 18 जगहों पर नमाज पढ़ने की सहमति जताई गई थी, लेकिन अब
मुस्लिम संगठन के दूसरे पक्ष ने इस बात का विरोध किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नमाज के लिए 18 जगह कम होने की बात कही। साथ ही प्रशासन से दूसरी जगह उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिससे शांति से नमाज पूरी हो सके। दूसरे पक्ष की तरफ से दिए गए ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया कि कुछ मुस्लिम संगठन के लोग आरएसएस के साथ साठगांठ करके बेवजह अपने फैसले प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। इस पूरे मामले पर डीसी ने कहा कि पहले सभी संगठन अपनी सहमति और फैसले ले लें, उसी आधार पर प्रशासन पुख्ता समाधान निकालेगा। तो ये संविधान की रक्षा के लिए है और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हैं और उनको बताने आए हैं कि नंबर 1 मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है, क्योंकि आरएसएस हमारी नुमाइंदगी कभी नहीं कर सकता है। वो 2-3 लोग ले आते हैं अपने साथ, उससे नहीं चलेगा। गुरुग्राम इमाम हम बात यहाँ पर नहीं है वो यहाँ के हैं नहीं है, वो दूसरी बात है। बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ से जुड़ी। आपको बता दें, शोपियां में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और यहां सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। शोपियां के चेक चोलन में एनकाउंटर शुरू हुआ और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और यहां पर कार्रवाई जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और शोपियां के चेक चोलन में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। बढ़ते आगे आपको बता दें कि फतेहाबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स सेल ने मिलकर 35 लाख के हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लग्जरी कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो 400 ग्राम हेरोइन यहां से बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक गुरुग्राम से हेरोइन लेकर आए थे और फतेहाबाद के खैराती खेड़ा में सप्लाई करना था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले कुछ 10-15 दिनों से इनको स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है कि डेली बेसिस पे इसी मुहिम के तहत काम करना है। तो इसी की फर्दरेंस में आगे आज एक मुकदमा दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसमें 400 ग्राम हेरोइन को रिकवर किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है अकबर और ध्रुव। ये दोनों जिला फतेहाबाद शहर के रहने वाले हैं और एक लड़का है इसमें रविंदर, ये वोडिया खेड़ा गांव का रहने वाला है। इन तीनों से 400 ग्राम हेरोइन जो है रिकवर की गई है। और हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन की प्रदेशव्यापी हड़ताल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक बार बार ज्ञापन देने और अनुरोध करने के बावजूद सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की लंबित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश के 52,000 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स भारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर काफी लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि यमुनानगर के रहने वाले उस शख्सियत से अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में विदेशी सरजमी पर एक बड़ा मकाम हासिल किया। मिलिए भारतीय मूल के जर्मन सांसद राहुल कुमार से। ये हैं यमुनानगर के आलाहर गांव से निकले राहुल कुमार, जो कि जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए और अपने देश का नाम रोशन किया। यमुनानगर पहुंचे राहुल कुमार ने समाजसेवी और उद्योगपति रोशनलाल कंबोज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपने देश की मिट्टी और अपने लोगों से उन्हें बहुत लगाव है और जब भी वो अपने वतन लौटते हैं अपने आदर्श रोशनलाल कंबोज से जरूर मुलाकात करते हैं। वहीं रोशनलाल कंबोज ने भी जर्मनी के सांसद राहुल कुमार का स्वागत किया और कहा कि उन्हें राहुल पर गर्व है। देखिए, ये तो हमारे लिए आदरणीय भी हैं और इनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये बुलाए ना बुलाए, मैं इनके पास हमेशा चलाता हूँ कि हमारा इनके साथ एक बहुत ही दिल से प्यार और लगाव है। बाकी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, समाज के काम करते हैं, इतने सारे लोगों को रोज़गार देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे कम्युनिटी के लिए सरताज हैं और हमें इनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो मैं उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पृष्ठभूमि गांव से है, हमारा जिला यमुनानगर से है और इन्होंने हिंदुस्तान से जाकर के जर्मनी में सांसद बन करके एक इतिहास रचा है। बहुत
कम उम्र में, एक यंग उम्र में बहुत एक बड़े मतलब इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, सकारात्मक सोच के ये धनी है। और यहाँ मुझे मिलने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये जब भी पहले आए तब भी मुझे मिलने आए, और सांसद बनने के बाद भी आज ये विशेष रूप से यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी होती है, इससे प्रेरणा मिलती है। राहुल कुमार का कहना है कि जर्मनी के पार्लियामेंट में बैठते वक्त उन्हें गर्व महसूस होता है कि वो भारतीय हैं। वो जर्मनी में रहने वाले सभी भारतीयों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राहुल कुमार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, उर्दू और पंजाबी भी बोल सकते हैं। राहुल कुमार ने भारत की युवा पीढ़ी को अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाने का संदेश दिया। गांव से निकलकर हम विदेश में गए तो वहाँ पर मतलब छोटे सी उम्र में चला गया था, और फ्रैंकफर्ट एक बहुत बड़ा हमारे सिटी है, मल्टीनेशनल सिटी है। उस सिटी से हमने अपने पार्लियामेंट की सीट जीती है। पर अच्छा लगता है कि हम फिर भी अपने देश से जुड़े हैं, यहाँ के जो रूट्स हैं, यहाँ की जो सोच है उसको हम विदेश में भी आगे ले जाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है कि यहाँ भी हम काम आ सकते हैं, वहाँ भी जो रहने वाले भारतीय हैं उनके भी समस्याओं का हल कर सकते हैं। राहुल कुमार की परवरिश जर्मनी में ही हुई। राजनीतिक सफर को लेकर राहुल बताते हैं कि 2016 से 2008 तक वो मजिस्ट्रेट काउंसलर रहे। इसके बाद वाइस मेयर और अब 2021 में सांसद चुने गए हैं। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर। और बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष की तरफ से पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 4 साल से विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है और सरकार अब भी पूरी तरह तैयार है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन सिद्धबाड़ी में 10 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। विधानसभा का सत्र है, विंटर सेशन है, धर्मशाला में होगा और उम्मीद करता हूं अच्छा ये सेशन होगा। इसमें विस्तार से सारी विषयों को लेकर के चर्चा भी होगी और जो हमारे विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाएंगे वहां पर चर्चा के लिए हम चर्चा के लिए खुले हैं और हर बात का जवाब दिया है 4 सालों में, अभी भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और धर्मशाला में हिमाचल के पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि वो निर्दलीय हैं, साथियों और समर्थकों से चर्चा करके चुनाव के बारे में आगामी फैसला लेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेल और बेल वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना नहीं चाहिए और मनकोटिया ने दावा किया कि चुनावी समय आने पर दोनों दलों को वक्त दूंगा। साथ ही मेजर मनकोटिया ने जयराम सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा देने का मुद्दा उठाया था और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में 5 दिनों का सत्र करके निचले क्षेत्रों के लोगों से मजाक कर रहे हैं। इसके साथ ही मनकोटिया ने विपक्ष को सदन से वॉकआउट के बजाय चर्चा करने की सलाह दी है। ये तो हैरानगी होती है कि जब लोग वाग पता नहीं कौन कौन मेरे से डरते हैं, जो कहते हैं कि 70 साल के ऊपर के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अरे भैया, आपसे टिकट मांगा किसने? पहले किसने मांगा टिकट में? मैं निर्दलीय हूं, ठीक है, और मैंने अपनी जमीर अभी तक गिरवी किसी पार्टी के पास नहीं रखी है। मैं पार्टी लीडर नहीं हूं, मैं मास लीडर हूं, पीपल्स लीडर हूं, मैं जनता का लीडर हूं। आवाज उठाऊंगा और जनता इस चीज की जो है प्रशंसा करती है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बिलासपुर में एम्स ओपीडी की शुरुआत के साथ ही पहले ही दिन 144 मरीजों ने चेकअप करवाया। बताया जा रहा है कि एम्स में चेकअप के लिए पहले फोन करके अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। तभी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं ले पाएंगे और ये पूरी जानकारी एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि आयुष ब्लॉक में 19 ओपीडी खुल गई हैं, जहां प्रदेश भर के लोग चेकअप के लिए आ सकते हैं। वहीं एम्स आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों ने बिलासपुर में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं मिलने पर खुशी जाहिर की है। और हम पिछले कल भी यहाँ एम्स में चेक करवाने आए थे लड़के को, फिर मेडिसिन में हमारी पर्ची और टोकन नंबर आया। जैसे कल की अपॉइंटमेंट थी वो पूरा हो गया था। जैसे इनका शेड्यूल होगा 30, 40, 50 इनके जितने पेशेंट देखता होगा एक डॉक्टर, उस हिसाब से फिर उन्होंने हमारे को आज का टाइम दिया।
फिर हम आ जाए तो एंट्री भी सही है, जैसे अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे एंट्री पे सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद पर्ची बनाई जाती है, बेहतर सुविधाएं हैं। उसके बाद बीपी वगैरह चेक करने के बाद सारे यहाँ पे वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल पे बैठ के ऑनलाइन सारा हम चेक कर रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है कि किस टोकन नंबर की बारी आ रही है। ब्रदर के साथ आया हूँ, इनका ऑर्थो का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ की जो सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हमें एक टोकन मिला हुआ है जिसमें नंबर दिया गया है और यहाँ पे LCD स्क्रीन के थ्रू हमें जानकारी मिल रही है कि कब हमारा नंबर पड़ेगा।